हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड दुबई में जो कॉप 28 हुआ था। तो उसमें जो दुबई कॉन्सेंसस है उसके बारे में मेनली देखिए यहाँ पे फोकस जो किया गया है कि ट्रांजिशन होनी चाहिए फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मेन की हाईलाइट्स क्या था दुबई कॉन्सेंसस के बारे में। और देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट फंडिंग गोल्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और भारत की यहाँ पे स्टेटस क्या है, किस तरीके से इंडिया जो है ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, यहाँ पे भारत की जो कमिटमेंट्स क्या क्या है, किस तरीके से जो है इंडिया यहाँ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS3 पेपर में जो एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली दुबई में कंक्लूडेड जो दुबई कंसेंसस जो है लिया गया है, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिजोल्यूशन ली गई है कि फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस, उससे डिपेंडेंसी कम करनी है। तो ये जो है अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अलग अलग देशों के होते हैं, भारत के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सारे दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके अलग अलग अगर देखा जाए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उसको अगर कंबाइंड वे में देखा जाए तो ग्लोबली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें स्पेसिफिक टारगेट दिए गए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है, उसकी एफिशिएंसी को डबल करनी है 2030 तक, और इसमें न्यू क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर को एक्सीलरेट करनी है। तो ये देखिए अलग अलग स्टेप्स है यहाँ पे कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ानी है, क्लाइमेट फाइनेंस को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। ये बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे दुबई कॉन्सेंसस के की हाइलाइट्स क्या है। यहाँ पे तो मेनली यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है कि फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे हटनी चाहिए, यानी कि नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 अचीव करनी है। यानी कि देखिए पूरे दुनिया में जितना कार्बन जो है एमिट हो रही है उसको एब्जॉर्व करना है, चाहे वो कार्बन सिंक फॉरेस्ट्री बढ़ा के हो, रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने करके हो, जितना एमिट हो रही है उसको एब्जॉर्व करना है, ताकि नेट जो कार्बन एमिशन ये जीरो हो सके। तो भारत ने देखे यहाँ पे 2070 तक एक टारगेट रखा है, यूएसए ने 2060 तक टारगेट रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिशियस टारगेट मेंशन किया गया है कि 2050 तक इसको अचीव करनी है यहाँ पे, ताकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट किया जा सके। तो यहाँ पे काफी एक एग्रेसिव स्टांस ऑन द कोल लिए गए हैं, और स्पेशली कोल की अगर यूज को रिड्यूस करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स में स्पेशली भारत के लिए ये थोड़ी सी क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि भारत अभी भी बहुत ज्यादा कोल डिपेंडेंट है। तो मेनली यहाँ पे मीथेन एमिशन 2030 तक रिड्यूस करने की बात हो रही है। आप लोगों ने डेफिनेटली ग्लोबल मीथेन एमिशन के बारे में सुना होगा, जो एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसके बारे में भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे। तो उसको एमिट करने, उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे। और देखिए नेचुरल गैसेस को यहाँ पे ट्रांजिशनल फ्यूल के हिसाब से यूज किया जा सकता है, ताकि स्पेशली जो गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा सा फेवर मिल सके। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए दुबई कॉन्सेंसस थोड़ी सी बायस जैसी लग सकती है। तो यहाँ पे जो फंडिंग कमिटमेंट्स एंड फ्यूचर गोल, तो देखिए एक चीज है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं लगभग 18th सेंचुरी के आसपास जो भी आज के डेवलप कंट्रीज है, उन डेवलप कंट्रीज ने कोल को यूज करके अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा लिया और आज के डेवलप कंट्रीज बन गए हैं। लेकिन अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि 18th सेंचुरी में इतनी नॉलेज नहीं होती थी। आज जब ये पता चल रहा है, लेकिन इसमें लिमिट करने की बात हो रही है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज अगर उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो इसमें जो आज के डेवलप कंट्रीज है उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे यूरोपियन यूनियन हो गई या फिर यूएसए हट चुकी है, तो बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ पे अपनी डिससेटिस्फेक्शन भी जताई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल नहीं रही है।
स्पेशली देखिए कॉप 27 में जब इजिप्ट में आयोजित हुई थी तो यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में कमिटमेंट दिया गया था। यहाँ पे काफी सारे प्लीजेस भी ली गई थी ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज किया जा सके, लेकिन इसके ऊपर बात तो होती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मेन देखिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को उसको कम करना है, उसके यूजेस को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। स्पेशली अगर बात करेंगे जो भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अफ्रीकन कंट्रीज है, देन एशियन कंट्रीज हो गई, तो उन लोग को उतनी फाइनेंशियली वो जो है इतनी स्टेबल नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सके। और अगर बात करेंगे सोलर एनर्जी क्रिएशन के लिए भी, जो आर्कटिक कंट्रीज अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज हो गई या फिर बहुत ही नीचे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, तो उन लोग को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि उतनी सनलाइट वहां पे नहीं आती है। बहुत सारे लैंडलॉक कंट्रीज के पास जो है उतनी संसाधन भी नहीं है कि वो विंड एनर्जी से क्रिएट कर सके, तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर बात करेंगे भारत की यहाँ पे हिस्टोरिकल पोजीशन, तो बीइंग एन मेजर डेवलपिंग कंट्री, तो भारत जो है लगभग 3% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है। अगर देखा जाए 1850 से लेकर 2019, इवन अगर हम लोग पिछले कुछ 3-4 दशकों में देखें तो ये जो रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन भारत कर रही है उसका परसेंटेज लगभग यूएसए और यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है, क्योंकि इन देशों ने तो बहुत पहले ही कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी अगर देखा जाए भारत इनसे अभी फिलहाल ज्यादा कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे पर कैपिटा एमिशन, तो पर कैपिटा एमिशन में भले ही इंडिया जो है ग्लोबल एवरेज से नीचे है, लेकिन पर कैपिटा एमिशन क्या होती है कि देखिए जितना ज्यादा एमिट कर रही है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, तो ये होती है पर कैपिटा एमिशन, यानी कि हर इंसान के हिसाब से। बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड, तो ये डेफिनेटली कम होगा। लेकिन देखिए थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस और पर कैपिटा इनकम दोनों ही अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पर कैपिटा एमिशन बहुत एक ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसके हिसाब से ये पता लगाया जा सके कि एक देश कितना एमिट कर रही है। यहाँ पे पर कैपिटा एमिट नहीं, टोटल एमिशन कितना कर रही है उसको यहाँ पे फोकस करना होगा। और इंडिया को देखिए कि ग्लासगो समिट में जब आयोजित हुई थी तो इंडिया के ऊपर प्रेशर भी दिया गया था कि इंडिया को जो है एमिशन थोड़ी सी रिड्यूस करनी चाहिए, डेवलपमेंट नीड्स स्पेशली जो कोल के ऊपर उसको रिलायंस जो बहुत ज्यादा रिलायंस इंडिया जो करती है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हटा के रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करनी चाहिए। और अगर बात करेंगे अलग अलग देशों के कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन पर कैपिटा, तो आप देख सकते हैं जो भी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन है उनमें ये ज्यादा है। सऊदी अरेबिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, देखिए पॉपुलेशन जितना होगा ये उतना ही बड़ा होगा। तो यूएसए, कनाडा, कनाडा की पॉपुलेशन हमारे भारत के छोटे से स्टेट से भी कम है। साउथ कोरिया, रशिया, ईरान, इन सब देखिए पर कैपिटा एमिशन में काफी ज्यादा है। चाइना यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसीलिए कम है। इंडिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे है बिकॉज यहाँ पे देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल एवरेज से नीचे आना ये मतलब नहीं है, कितना एमिट हो रही है उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। तो देखिए इंडिया की कमिटमेंट क्या है कि इंडिया ने डेफिनेटली जो नेट जीरो एमिशन जो उसका कमिटमेंट दिया था 2070, यानी कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दुबई कॉन्सेंसस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया गया है नेट जीरो एमिशन के लिए यहाँ पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर बहुत काम भी कर रही है। तो इंडिया ने यहाँ पे एग्री भी की है कि कोल की यूज को यहाँ पे फेज डाउन करना होगा। यहाँ पे भारत ने 2030 तक भी अपने जो गोल को मेंशन किया गया है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। स्पेशली इंडिया ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि फॉसिल फ्यूल स्पेशली ऑयल एंड गैस की इक्विटेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ना कि जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए। इमीडिएटली इंडिया जो है जंप नहीं कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि 100% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में जंप नहीं कर सकते। बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज कर भी सकी होगी जिसकी पॉपुलेशन मान लीजिए कि 20 लाख 25 लाख है, वो कर सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बात करेंगे, भारत जो है एक नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है स्पेशली अपनी फोकस जो रेज करती है यूज ऑफ द कोल। तो देखिए कोल के अलावा यहाँ पे बाकी सारे गैसेस भी जो है इफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज में, चाहे वो नेचुरल गैसेस हो या फिर ऑयल को यूज करने से हो, लेकिन ये सब अंदर एड्रेस होती रहती है। अगर आप देखा जाए यहाँ पे कि जो
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इम्प्लांट करके उसको इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने का ये जो एक प्रोसेस है, ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज भारत जो है अपने, अगर बात करेंगे बजट में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हर बार लेती रहती है। इनफैक्ट हर स्टेट्स के अगर बजट या फिर पॉलिसीज में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होती है, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी टाइम तो लग जाएगी। अभी इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में काफी आगे भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करती है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पे जो मेनली देखिए कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, तो उसके लिए बहुत ही ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, ग्रीन एनर्जी की यूज के बारे में हो, हर बार जो है भारत यहाँ पे अलग तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम लोग छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो डेवलप कंट्रीज जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके साथ इमीडिएटली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो अगर बात करेंगे बड़े बड़े ह्यूज इकोनॉमिक कंट्रीज, वहां पे अगर कंपैरिजन देखा जाए कि उन लोग खुद से भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे उतनी इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेनली हम लोग को इन द लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोचना होगा और उसके हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़नी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द दुबई कॉन्सेंसस, जो एक ट्रांजिशन होने की बात कर रही है, भले ही ये थोड़ी सी एक एग्रेसिव स्टांस हो फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।